हेलो एवरीवन। चलिए, आप अमेंडमेंट्स का वेट कर रहे थे, अब हम लोग अमेंडमेंट्स देख रहे हैं। और ये पूरे अमेंडमेंट्स जो आरटीपी में आए हैं वहां से हम लोग देख रहे हैं। हमने क्या किया है कि जो हमारे बहुत ही प्यारे नोट्स बने हुए हैं पूरे ऑडिट कमेटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, इसमें हमने हर कॉन्सेप्ट का चार्ट बनाया हुआ है बहुत प्यारी तरीके से। तो मैंने उसी के अंदर अमेंडमेंट को इनकॉर्पोरेट कर दिया है और ये नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। तो आपको अमेंडमेंट्स रेफर करने में बहुत आसानी आएंगी, कम समय में फटाफट हम कवर कर लेंगे। आपके पास रेगुलर नोट्स होंगे, वहां भी आसानी जाएगी। आपके पास फाड़ू चार्ट बुक है, वहां पर भी आसानी जाएगी। अगर आपके पास नहीं भी है तो मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा ऑडिट गुरु टेलीग्राम चैनल पे, तो वहां से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो क्या क्या चेंजेस हैं? ऐसे तो चेंजेस आप देखोगे तो 6 पेजेस के हैं, लेकिन हमने बहुत सिंपल तरीके से उसको कवर किया है। अगर आप जो नोट्स के राइट साइड में स्पेस है वहां पे हम लोगों ने ब्लू कलर में अमेंडमेंट, ब्लू कलर का जो फॉन्ट आपको जहां पर भी दिखे, चलिए आ गया पहला। रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, उसमें हर क्वार्टर खत्म होने के बाद में रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टॉक एक्सचेंज को भेजनी पड़ती है। पहले 15 डेज फ्रॉम द क्वार्टर था, ये अमेंडमेंट पहले ही आ चुका था। हम तो पहले ही नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर चुके थे, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने वापस आरटीपी में कवर किया है तो मैंने भी कवर कर दिया। लिखा भी है कि 15 डेज था, उसको बदल के 21 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द ईच क्वार्टर आया है। ऑलरेडी कवर किया हुआ है अपने नोट्स में। फिर अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो रिस्क मैनेजमेंट कमिटी, रिस्क मैनेजमेंट कमिटी पहले टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज को लगता था, अब टॉप 1000 को तो ले गई। हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटीज जो है एचवीडीज, 31 मार्च को 500 करोड़ या उससे ज्यादा अगर उनका डेट रहता है तो उनको एचवीडीज बोलते हैं, उनको भी लगेगा। देखिए नोट्स में आखिरी में टेबल ऑफ कमिटीज है, सभी कमिटीज का एक टेबल बना हुआ है ताकि कंपेयर करके याद रखने में बड़ी आसानी जाए। वहां पर भी हमने उसको चेंजेस को इनकॉर्पोरेट किया है। फिर रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के रोल को वो और समझा रहा है कि भाई रिस्क मैनेजमेंट की डिटेल्ड पॉलिसी होनी चाहिए। उसमें क्या क्या होना चाहिए? उसमें क्लियर कट बेसिक्स होने चाहिए कि कंपनी के लिए कौन से प्रकार के रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट है। लीगल रिस्क की, फाइनेंशियल रिस्क की, आईटी रिलेटेड रिस्क की, ऑपरेशनल रिस्क की, मार्केट रिस्क, कौन की, पॉलिटिकल रिस्क, कौन से तरह के रिस्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप क्लियरली एक फ्रेमवर्क में आइडेंटिफाई करिए कौन से डोमेन के रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां पे कौन से डोमेन के रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट है वो करिए। फिर मेथोडोलॉजी, मेथोडोलॉजी कौन सा मेथोडोलॉजी प्रोसेस, कौन सा मेथोडोलॉजी प्रोसेस फॉलो कर, पॉलिसी के अंदर लिखिए फ्रेमवर्क कि कौन से तरह के रिस्क बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, किस पे हम लोगों ने फोकस करना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए। उनको आइडेंटिफाई करने के लिए मेथोडोलॉजी और प्रोसेस क्या होगी? इंटरनल टीम होगी, एक्सटर्नल टीम होगी, कौन सा उसका मेजर होगा, कैसे उसको कंप्यूट करेंगे, हिस्टोरिकल डेटा, फ्यूचरिस्टिक डेटा। फिर जो भी आपने पॉलिसी तय की उसका इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग, ओवरसी इम्प्लीमेंटेशन मॉनिटरिंग की बराबर उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ना, पॉलिसी में लिखा होना चाहिए। ठीक है, कि किस तरह का आइडेंटिफाई करेंगे, कौन सी मेथोडोलॉजी और कौन मॉनिटर करेगा। फिर इस पॉलिसी को वंस इन 2 इयर्स आपको रिव्यू करना ही करना है। दिस पॉलिसी नीड टू बी रिव्यूड वंस इन 2 इयर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इन्फॉर्म रखना है कि ये पॉलिसी बनी है, इस तरीके से हम काम कर रहे हैं, ये रिव्यू चल रहा है, ये रिव्यू हुआ है। अगर कोई चीफ रिस्क ऑफिसर जैसे सीईओ, चीफ रिस्क ऑफिसर अगर कोई होता है, ठीक है, तो चीफ रिस्क ऑफिसर का अपॉइंटमेंट, उसके टर्म्स, उसके रेम्यूनरेशन, ये भी रिस्क मैनेजमेंट कमेटी ने देखना चाहिए। तो बहुत सिंपल सी बात। फिर आगे रेगुलेटरी डिस्क्लोजर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है। अब रिलेटेड पार्टी की पॉलिसी बनानी पड़ती है, वेबसाइट पे डालनी पड़ती है, उसकी लिंक एनुअल रिपोर्ट में डालनी पड़ती है। अब उन्होंने अमेंडमेंट में बोला है कि एक क्लियर कट थ्रेशोल्ड होना चाहिए। क्लियर कट थ्रेशोल्ड मतलब मैक्सिमम लिमिट्स होनी चाहिए। मैक्सिमम लिमिट शुड बी देयर कि भाई रिलेटेड पार्टी के साथ में हम कितने ज्यादा से ज्यादा कितने रुपए के ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो ये बताए टोटलिटी में कितने कर सकते हैं, कैटेगरी वाइज कितने कर सकते हैं, या पार्टी वाइज कितने कर सकते हैं, ये आप बताइए। क्लियर कट थ्रेशोल्ड शुड बी देयर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इसको अप्रूव करना चाहिए। वंस इन इसको रिव्यू करना पड़ेगा, वंस इन 3 इयर्स। जो भी लिमिट्स है
वंस इन 3 आप रिव्यू करिए। तो थ्रेशोल्ड रखिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसको बनाएंगे, और वंस इन 3 इयर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में टारगेट हो सकता है। जब भी रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस देते हैं तो रिलेटेड पार्टी के साथ जो मटेरियल ट्रांजैक्शन उसका स्टेटमेंट भी जाता है। हम ऊपर भी डिस्कस करके आए थे कि वहां पे 21 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर है, सेम चीज यहां पर भी लगती है, 21 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर। फिर रिलेटेड पार्टी के डिस्क्लोजर्स होते हैं, डिस्क्लोजर्स होते हैं नोट्स टू अकाउंट्स में, करेक्ट। तो हाफ ईयरली बेसिस पे, हाफ ईयरली बेसिस पे हाफ ईयरली बेसिस पे मतलब हर 6 महीने में आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनलाइज करते हैं, उसके नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या इंड एस के हिसाब से। वो जो रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर होता है, ठीक है, आप रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी बनाते हो, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उन्होंने स्टैंड अलोन को भी ऐड किया। जो आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर देते हो और जो स्टैंड अलोन में देते हो उसको बनाइए, हर 6 महीने बताइए। और विद इन 50 डेज आप जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश करते, 15 दिन के अंदर वो जो आपने नोट्स टू अकाउंट्स बनाया था वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। एक्सचेंज पे भी डालना पड़ता है, कंपनी की वेबसाइट पे भी डालना पड़ता है। पहले 30 डेज का टाइम था। देखो फर्क कहां पड़ा है, फर्क पड़ा है यहाँ पे। सबसे पहले वो लोग बोल रहे थे कंसोलिडेटेड बेसिस, बोल रहे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी जो डिस्क्लोजर जाता है और स्टैंड अलोन में भी जो डिस्क्लोजर जाता है, दोनों देना पड़ेगा। 15 दिन के अंदर देना पड़ेगा और एवरी 6 मंथ्स देना पड़ेगा। हाफ ईयर की जगह एवरी 6 मंथ्स बोल रहे, कोई खास फर्क नहीं पड़ता कॉन्सेप्चुअली उससे। और 1 अप्रैल 2023 से तो वो बोल रहे हैं ऑन द डेट ऑफ पब्लिकेशन। आप समझ रहे हैं इस बात को, ऑन द डेट ऑफ पब्लिकेशन मतलब 15 दिन का भी टाइम नहीं मिलेगा। जिस दिन आप पब्लिश कर रहे हो उसी दिन, जब आप मार्केट में ला रहे हो तभी के तभी उसी दिन आप स्टॉक एक्सचेंज में आप सबमिट करिए। एंड दैट मेक्स ऑल द सेंस। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, एकदम परफेक्ट बात कर रहे हैं कि भाई साहब तभी के तभी आप बता दीजिए, इतना डिले क्यों कर रहे हो। एचवीडीज जो है उनके लिए पहले भी स्टैंड अलोन था, अभी भी स्टैंड अलोन है, उसमें कोई फर्क नहीं है। अच्छा, मटेरियल ट्रांजैक्शन मतलब क्या, मटेरियल ट्रांजैक्शन मतलब क्या, तो उसकी रिलेटेड पार्टी में मटेरियल मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन मतलब क्या, ठीक है। तो उसकी लिमिट थी एक्सीड 10% ऑफ कंसोलिडेटेड टर्नओवर ऑफ लास्ट ईयर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कोई भी ट्रांजैक्शन अगर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टर्नओवर के 10% एक्सीड करता है तो उसको हम लोग डेफिनेटली मटेरियल बोलेंगे। और 1000 करोड़ विच एवर इज लोअर, ये नया है, ये नया है, इसका आप ध्यान रखिए कि और 1000 करोड़ विच एवर इज लोअर। रिलेटेड पार्टी के अंदर जो मटेरियल ट्रांजैक्शन की लिमिट, ठीक है, 10% ऑफ द कंसोलिडेटेड टर्नओवर और 1000 करोड़ विच एवर इज लोअर, ये नई चीज हुई है। फिर एनुअल रिपोर्ट के अंदर भी डिस्क्लोजर्स जाते हैं, रिलेटेड पार्टी के डिस्क्लोजर एनुअल रिपोर्ट में भी जाते हैं। तो अगर हमारा पूरा लेक्चर देखेंगे तो एकदम क्लैरिटी आएगी। पहले पॉलिसी बनानी पड़ती है, फिर क्वार्टरली डिस्क्लोजर देने पड़ते हैं, फिर हाफ ईयरली डिस्क्लोजर देने पड़ते हैं, फिर एनुअल रिपोर्ट में डिस्क्लोजर देने पड़ते हैं। बहुत प्यारा सा चार्ट बना के रखा है, ठीक है। तो अब ये जो एनुअल अब एनुअल जो डिस्क्लोजर देने पड़ते हैं, तो ये कंपनीज एक्ट में शेड्यूल 5 है कि एनुअल रिपोर्ट में आपको कुछ और एडिशनल डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे। बोले क्या, होल्डिंग कंपनी को बताना पड़ेगा कितने लोन्स या एडवांसेस इन नेचर ऑफ लोन्स, कितने लोन्स गिवन है, कितने लोन्स गिवन या फिर एडवांसेस, बोलने के लिए एडवांस इन नेचर ऑफ लोन। होल्डिंग कंपनी को बताना पड़ेगा कितना लोन दिया है या फिर एडवांसेस इन नेचर ऑफ लोन। सब्सिडरीज को, एसोसिएट्स को या कंपनी या फर्म जहां पे डायरेक्टली अगर इंटरेस्टेड, बेसिकली अपने बहुत इंपॉर्टेंट रिलेटेड पार्टी, सब्सिडरीज, एसोसिएट, या फिर जहां पे आपके कंपनी या ऐसी कंपनी या फर्म जहां पे डायरेक्ट इंटरेस्टेड हो, आपको किस तरह का पैसा दिया है, नेचर और अमाउंट। अमाउंट ईयर एंड का भी बताना है और मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर कितना है वो भी बताना है। तो ये एडिशनल और डिस्क्लोजर, रिलेटेड पार्टी को कितना पैसा बांटे हो। अगर आगे इन्वेस्टमेंट
बाय लोनी, लोनी मतलब जिसको लोन दिया है, जिसको लोन दिया है, दैट इज लोनी। क्या ऐसा हुआ है कि हमने पैसा दिया है सब्सिडरी को, एसोसिएट को, और कुछ कंपनीज या फर्म्स को जिसमें डायरेक्टली इंटरेस्टेड हो, और क्या उन्होंने, ठीक है, हमने पैसा दिया है लोनी को, लोनी मतलब जिसके पैसे दिए हैं, उसने इन्वेस्टमेंट किया क्या उठाकर इन शेयर्स ऑफ द पेरेंट, हमने उसको पैसा दिया और उस वो पैसे की मदद से आगे उसने और इन्वेस्टमेंट्स किए खुद पेरेंट कंपनी में या सब्सिडियरी कंपनी में। मतलब हम दे रहे हैं उसको पैसा, वो ग्रुप में पेरेंट को ही दे रहा है पैसा वापस या सब्सिडरी को, तो वो बताना पड़ेगा। सब्सिडरी कंपनी को भी अपने नोट्स टू अकाउंट में सेम डिस्क्लोजर्स देने, सेम डिस्क्लोजर्स। तो होल्डिंग कंपनी को वही डिस्क्लोजर्स देने हैं, भाई कितना पैसा दिए हो, सब्सिडरी को भी वही डिस्क्लोजर्स देने कितना पैसा दिए हो। और ऐसा है क्या जिनको पैसा दिए हो वो आगे जाके अपने ही ग्रुप में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। अगर नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज है तो यूएस के हिसाब से या इंडिया के हिसाब से डिस्क्लोजर काफी है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो बैंक से लिस्टेड उन पर एप्लीकेबल नहीं रहेगा। तो बेसिकली कंपनीज एक्ट के अंदर शेड्यूल 5 है और रेड पार्टी के डिस्क्लोजर की बात करता है, उसमें और डिस्क्लोजर्स देने हैं। आपके बैंक्स को नहीं लगेगा, लिस्टेड बैंक्स को नहीं लगने वाला। देखिए इससे ज्यादा टेंशन मत लीजिए इसका, और पूरा लेक्चर मैं कोशिश करूंगा कि अपलोड कर दूं ताकि आपको एब्सोल्यूट क्लैरिटी रहे। ठीक है, ऑडिट कमिटी में ऑलरेडी कोई इसका खास एटलीस्ट टू थर्ड, एटलीस्ट वर्ड को ऐड किया गया, वो तो अंडरस्टूड था ना यार कि मिनिमम टू थर्ड है। मिनिमम टू थर्ड ऑफ द मेंबर्स शुड बी इंडिपेंडेंट इन ऑडिट कमिटी एज पर एलओडीआर, वो तो पहले से अंडरस्टूड था। एटलीस्ट ऐड किया, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आपके कुछ चीजें ऑडिट कमिटी को मैंडेटरीली रिव्यू करनी पड़ती है। उसमें एक था स्टेटमेंट ऑफ सिग्निफिकेंट रेट बाय ट्रांजैक्शंस। ठीक है, अब वो अमेंडमेंट है, ये रिव्यू नहीं भी करेगी ऑडिट कमेटी तो भी चलेगा। डिलीट किया गया है, दैट्स द ओनली चेंज, इट इज डिलीटेड। डिलीट किया हुआ है वही एक चेंज है, डिलीटेड। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो चेयरपर्सन का एक पॉइंट था कि टॉप 500 जो लिस्टेड एंटिटीज है उसका जो चेयरपर्सन है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए, या फिर एमडी सीईओ से कनेक्टेड भी नहीं होना चाहिए। शायद मुकेश भाई का प्रेशर आया होगा, ठीक है, वो पॉइंट को डिलीट कर दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है बहुत। चेयरपर्सन, 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 ठीक है, टॉप 500 का एनईडी होना चाहिए, चेयरपर्सन मैंडेटरीली एनईडी होना चाहिए। ये जो पॉइंट था पूरा का पूरा पॉइंट डिलीट कर दिया गया है। चेयरपर्सन से कनेक्टेड अब कोई, चेयरपर्सन से कनेक्टेड अब कुछ भी, करेक्ट, देर इज नो नो सच रिक्वायरमेंट, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मैं और बात करूं तो बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में बात कर रहा हूं। अगर मैं अब आगे और बात करूं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो ये तो कॉमन सेंस है कि शेयर होल्डर्स का अप्रूवल जरूरी है फॉर अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट ऑफ एनी डायरेक्टर एंड मैनेजर। ये अप्रूवल अगले एजीएम में या विद इन 3 मंथ्स विच एवर इज अर्लियर हो सकता है। अगला एजीएम या विद इन 3 मंथ्स विच एवर इज अर्लियर, ये हो सकता है। कहीं कहीं पे प्रायर अप्रूवल, मतलब अगले एजीएम में या 3 महीने के अंदर विच एवर, नहीं, प्रायर अप्रूवल लगेगा, प्रायर अप्रूवल लगेगा शेयर होल्डर्स का अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट ऑफ एमडी, होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजर, अगर वो व्यक्ति ऐसा है जिसको पहले रिजेक्ट कर दिया गया था। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ऐसे तो आप लोगों को अपॉइंट करिए और अगले एजीएम में या 3 महीने के अंदर आप अप्रूवल ले लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर, लेकिन अगर इसके, लेकिन अगर बंदे को पहले रिजेक्ट किया गया था तो उसके अपॉइंटमेंट के लिए प्रायर अप्रूवल लगेगा। रिजेक्टेड लोगों के लिए एक्स्ट्रा प्रायर अप्रूवल। और
ये जो प्रायर अप्रूवल का जो नोटिस होगा, एजीएम का नोटिस होगा अंडर सेक्शन 102, उसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होना चाहिए नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी का, जस्टिफिकेशन कि जिस बंदे को रिजेक्ट किया था हमने, हम उसको वापस क्यों लेकर आ रहे हैं। ठीक है। और भाई बोर्ड का रिकमेंडेशन है, ये भी लिखना चाहिए उसके अंदर कि हाँ बोर्ड शुड से यस वी आर रिकमेंडिंग इट। तो भाई साहब, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में अगर मैं बात करूं, तो ये अपॉइंटमेंट, खासकर अपॉइंटमेंट तो ठीक है यार, शेयर होल्डर्स का अप्रूवल ठीक है, लेकिन प्रायर अप्रूवल की जो उन्होंने बात की, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए अभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को लेकर अमेंडमेंट आया है। मैं पहले से ऑडिट के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की चीज कवर ही नहीं करता हूं, क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऐसा टॉपिक है जो आप लॉ में बहुत अच्छे से पढ़ते हो, करेक्ट। तो मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए, और उससे बहुत सारे डायरेक्टर से रिलेटेड बातें कवर होती है। आई एम नॉट अ लॉ टीचर जो आपको डायरेक्टर और उससे इंडिपेंडेंट चीजों को मैं बताऊंगा। ठीक है। शुभम सिंगला सर है, आप उनके अमेंडमेंट लेक्चर से उसको कवर कर सकते हैं। नाउ अमेंडमेंट अमेंडमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वो लॉ में आप देखेंगे, और लॉ में जो आप देखेंगे वही रेलेवेंट होगा। यहाँ पे आपको अलग से कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रिप्लेस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रिप्लेस करना है। तो पहले था, ये तो हमने पहले हमारे नोट्स में हमने पहले ही करवाया था, फिर भी विद इन 3 मंथ्स, और इमीडिएटली नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विच एवर इज लेटर था। अमेंडमेंट 3 महीने के अंदर आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रिप्लेस करना ही करना पड़ेगा। 3 महीने के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिप्लेस हो जाना ही चाहिए। जो भी बंदा अगर रिजाइन हुआ है, रिमूव हुआ है 3 महीने के अंदर, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट गाइज। हमने तो इस बार लेक्चर रिकॉर्ड करते कि इसको चेंज इनकॉर्पोरेट कर ही लिया था, केस स्टडी में फर्क पड़ेगा इसका। नाउ इंफॉर्मेशन टू शेयर होल्डर्स, जब भी हम किसी डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं, किसी पर्सन को अगर डायरेक्टर अपॉइंट करें, तो बताना पड़ता है कि वो एज ऑन टुडे और कौन से लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर है। अमेंडमेंट में क्या है, ये भी बताना है डिटेल ऑफ लिस्टेड एंटिटीज जहां पे वो बंदे ने रिजाइन कैन पास 3 इयर्स। ये भी बताना पड़ेगा कि वो कहां कहां पिछले 3 साल में, आज कहां पे डायरेक्टर, वो तो पता नहीं है, पिछले 3 साल में उसने कौन से पोजीशन से रिजाइन किया है, डायरेक्ट पिछले 3 साल में वो और कहां कहां पे डायरेक्टर था बेसिकली, वो भी डिटेल देना है। पास्ट 3 इयर्स, पिछले 3 साल में बंदा कहां कहां पे, देखिए 3 साल एकदम स्टैंडर्ड नॉर्म है हर जगह। पास्ट की बात है, 3 साल के पीछे नहीं जाते हैं लोग। और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को अपनी शेयर होल्डिंग बतानी पड़ती है। तो वो अगर बेनिफिशियल होल्डिंग है, मतलब उसके नाम पर नहीं है, उसके नाम पर नहीं है चीजें, ठीक है, वो बेनिफिशियल होल्डिंग है, बेनिफिशियल ओनर है अगर, तो वो भी इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है भाई, खुद के नाम पे जितने वो भी लो, बेनिफिशियल होल्डिंग भी ले लो। ना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की अगर मैं बात करूं, अगर मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की अगर बात करूं, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में खास बात क्या बोली है, अभी आगे भी आएगा, कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को थोड़ा और सीरियस लीजिए। नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी ने सोचना चाहिए कि बोर्ड के अंदर जो ऑलरेडी डायरेक्टर्स है उनके पास में क्या क्या नॉलेज और स्किल सेट्स है, बोर्ड में कौन से नॉलेज स्किल सेट्स की और जरूरत है, किसको बैलेंस करने की जरूरत है, वो सोचो। फिर उसके हिसाब से ये तय करो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के अंदर कौन सा नॉलेज होना चाहिए। जैसे अगर टेक्निकल नॉलेज कम पड़ रहा है, तो हमको टेक्निकल नॉलेज वाले चाहिए, या फिर ओवरसीज नॉलेज वाले चाहिए, या लीगल नॉलेज वाले चाहिए, या फाइनेंशियल नॉलेज वाले चाहिए। आप क्लियरली बताओ कि आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो चाहिए, उसमें क्या कॉम्पिटेंसीज कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, ये क्लियर कट तय करके रखो। और उसके हिसाब से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को आप चुनो, सिलेक्ट करो, और अपॉइंटमेंट के लिए प्रपोज करो। जब नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट जाएगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, उसमें बताना पड़ेगा कि कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऐसा चाहिए था, ये स्किल्स कैपेबिलिटीज,
और इनके पास में एग्जैक्टली वो स्किल्स और कैपेबिलिटीज है, तो बराबर मैच हो रहा है। तो जब हम इंफॉर्मेशन टू शेयर होल्डर्स की बात कर रहे हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग टू इंफॉर्मेशन टू शेयर होल्डर्स, ठीक है, इंफॉर्मेशन टू शेयर होल्डर्स, तो डायरेक्टर को पिछले 3 साल में भी कहां कहां पे डायरेक्टर थे, ठीक है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को और बताना पड़ेगा बेनिफिशियल होल्डिंग, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या हमारी जरूरत थी और क्या इसके पास है, ये कैसे आपस में मैच करते वो भी बताना पड़ेगा, ठीक है। अगर फिर हम लोग बात करें सेंडिंग एनुअल रिपोर्ट टू शेयर होल्डर्स, ये हम पूरा कवर कर चुके हैं, अमेंडमेंट में उन्होंने पूरा कवर किया है, ये ऑलरेडी हमारे नोट्स में कवर्ड है, इट्स नॉट अमेंडमेंट, ठीक है। एनुअल रिपोर्ट कैसे भेजना वो तो पहले से पूरी चीज कवर्ड है। अगर मैं फंक्शंस ऑफ नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमिटी, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से कनेक्टेड उनका जो सिलेक्शन अपॉइंटमेंट है उसके बारे में देखिए, हमने पहले से उसके फंक्शंस को, फॉर ऑल डायरेक्टर्स उनके क्या फंक्शन है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिए क्या फंक्शन है उनके, और रेम्युनरेशन के लेकर क्या फंक्शन है, और हमने ऑलरेडी कैटेगराइज करके रखा था। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फर्स्ट इवैल्यूएट स्किल्स नॉलेज ऑन एक्सपीरियंस ऑन बोर्ड, एग्जिस्टिंग स्किल नॉलेज कितना है, हम कितने की जरूरत है, फिर बताओ कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हमको कौन से रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए चाहिए, ठीक है, किस तरह का बंदा चाहिए, उसके लिए आप एक्सटर्नल एजेंसीज को भी ला सकते हैं, एक्सटर्नल एजेंसीज की मदद से भी आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को ढूंढ के, मतलब डेफिनेटली एजेंसीज कैन बी देयर, जैसे प्लेसमेंट एजेंसीज होती है उस तरीके से आप बोलिए कि हमको इस तरह के लोग चाहिए, आप ढूंढ के निकालिए। उन ये भी देखिए कि उनके पास में कितना टाइम अवेलेबल है, हमारे हमको टाइम देने के लिए है कि नहीं, और फिर केयरफुली कैसे लोग चाहिए और कितना टाइम वो दे सकते हैं, वो उसके क्राइटेरिया आप सेट करिए। ये नॉमिनेशन और रेम्युनरेशन कमेटी की जिम्मेदारी है। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी हम लोग ऑलरेडी पढ़कर आए, 1,000 के साथ में एचवीडी को भी लगेगा, बेसिकली एचवीडी को लगेगा, पहले 500 था, वहां से 1,000 प्लस एचवीडी को लगेगा। ये गाइज इतने ही अमेंडमेंट्स है, ये नोट्स आपको बड़े बड़े काम आएंगे, करेक्ट। इसको आप नोट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे रहा हूं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर